तो रेड हल्क के कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ऐसे पकड़ के नीचे पटक देने से लेकर जॉन सीना के अंबानी जी की शादी में यू कांट सी मी वाला डांस करने तक मैंने सोचा कि इस हफ्ते में मैंने सब कुछ देख लिया अंटिल आई गॉट द न्यूज फॉर दिस वीक्स रोस्ट वर्स। खैर एक एक करके हर चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद जेम्स गन के सुपरमैन लोगो, क्योंकि उन्होंने 69th टाइम एक बार फिर से सुपरमैन का लोगो हमारे सामने पटक दिया है। समझ गए साहब, एस आधा कटा हुआ है और इसमें हेनरी वाला भी नहीं है, माथे पे गुदवाल हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया कि पेंगुइन और ड्यून प्रोफेसी, जो ड्यून का शो आने वाला है, ड्यून मसीहा की बात नहीं कर रहा, जो अगला पार्ट है वो नहीं, ड्यून प्रोफेसी जो इसका शो होगा, ये सारे के सारे HBO ओरिजिनल्स कर दिए गए हैं। मतलब HBO मैक्स पे आने से पहले अब ये HBO के टीवी शो की तरह डेब्यू करेंगे, जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स किया करते थे, और उसके बाद जाकर के फिर HBO मैक्स पे अवेलेबल होंगे। लेकिन वहीं पे मार्वल की तरफ से एक अच्छी खबर आते हुए कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल H में उनका एक बहुत ही बड़ा पैनल होने वाला है। इसकी डेट अनाउंसमेंट हमको बहुत ही जल्दी सुनने को मिलेंगे। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो ट्रेलर रिलीज किया गया था, इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये एज ए शॉक निकल के आया, लेकिन फिर इसके पीछे स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि एक्चुअली ये ट्रेलर इसीलिए रिलीज किया गया है क्योंकि इसको ये लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के पहले प्ले करना पसंद करेंगे, सो दैट मूवी का ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रमोशन हो जाए, बिकॉज डेडपूल एंड वुल्वरीन से इनको अच्छे खासे कलेक्शन की उम्मीद है, स्पेशली चाइना से भी, जहां पर ये कैप्टन अमेरिका के अगले पार्ट को रिलीज करवाने की कोशिश भी करेंगे। इसी वजह से यूएसए के साथ में इस मूवी में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंट्री दिखाई गई है वो चाइना नहीं बल्कि जापान है। लेकिन अगर ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर हम लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया गया है तो फिर हॉल H के पैनल में और क्या क्या दिखाया जा सकता है? थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर, फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड और भी काफी कुछ, डॉक्टर डूम का अनाउंसमेंट, कैंग द कॉन्करर का न्यू अनाउंसमेंट, शक्तिमान, ये तो ज्यादा होगा घोड़े रोक लेते हैं यहीं पर, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद अगस्त में ही D23 भी है, जिसमें मार्वल एक बार फिर से कई सारे और भी अनाउंसमेंट करेगा, और उसमें से एक है उनके एनिमेशन स्टूडियो का, जिसको एक स्पेसिफिक स्पेशल पैनल दिया गया है क्योंकि वो लोग मार्वल के जो अगले एनिमेशन प्रोजेक्ट्स है उनको शोकेस करेंगे, जैसे आइज ऑफ वकांडा, व्हाट इफ का सीजन 3, फिर इसके बाद X-Men 97 का सीजन 2 और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन भी। लेकिन एनिमेशन की बात चली है तो DC कहां पीछे रहने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने क्रीचर कमांडोज की पहली झलक रिवील कर दी, मतलब एक ऐसे फोटो दिखाई है और ज्यादा कुछ नहीं किया, और ये दिसंबर में रिलीज हो जाएगा, हमें देखने को भी मिलेगा। लेकिन वहीं बॉयज में होमलैंडर का रोल प्ले करने वाले एंथनी स्टार उर्फ टोनी स्टार से जब ये पूछा गया कि आप DC में भी किसी सुपर हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्पेकुलेटेड है कि आप और जेम्स गन एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देख, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बॉडी अब और ज्यादा एक्शन नहीं कर सकती। एक मिनट, इसने तो प्लेन तक उठाने से मना कर दिया था। एंथनी भाई खड़े होके आंखें मीचने और लेट के दुद्दू पीछे, ये वाले एक्शन की बात नहीं हो रही, गलत समझ गया। फिर इसके बाद X-Men 97 के सीजन 2 का तो नहीं पता, लेकिन सीजन 3 को लेकर राइटर कंफर्म कर दिया गया है। जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 लिखे थे, ब्यू डिमेयो, वो अपने रोल को रिप्राइज नहीं करेंगे एज ए राइटर, क्योंकि वो सिर्फ फैंस के बारे में सोचते हैं, you know what I mean। तो X-Men 97 के सीजन 3 के लिए ये लोग व्हाट इफ के राइटर मैथ्यू चॉस्नी को लेके आए हैं और वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि जो ब्यू डिमेयो का विजन था उसको ऑनर किया जाएगा, तो क्या ही ऑनर होगा हमको नहीं पता। लेकिन क्योंकि एनिमेशन की बात चली है तो एक और प्रोजेक्ट है DC वालों की तरफ से जो काफी लंबे समय से हम सुनते आ रहे थे, वॉचमैन। इसको 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाना है, तो पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये मूवी रिलीज होगी 13 अगस्त इसी साल 2024 को, और हम इसके पार्ट 2 को भी अगले साल देखें। फिर कुमेल भाई, कुमेल लंजेनी की बात कर रहा हूं, समझ गए कि मार्वल में ज्यादा समय रहने का फायदा है नहीं, तो पार्टी बदल लिया साला, क्योंकि अब ये DC में देखने को मिल सकते हैं। ऐसी रूमर सर्कुलेट हो रही है काफी बड़े बड़े सोर्सेस के थ्रू कि ये DC में बूस्टर गोल्ड का रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोग बूस्टर गोल्ड के बारे में नहीं जानते तो इसको बस आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टाइम ट्रैवलिंग सुपर हीरो है जो टाइम में आगे पीछे जा करके काफी सारी चीजें कर देता है। और जेम्स गन ने इस बात को अनाउंस भी किया था कि वो बूस्टर गोल्ड की एक टीवी सीरीज पे काम करना चाहते हैं और प्रोबेबली करेंगे भी, वो उनकी स्लेट का पार्ट है। तो बहुत ही जल्दी हमको इसके बारे में भी कुछ सुनने को मिल सकता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। फिर इसके बाद रॉन हॉवर्ड ने ईडन नाम की एक मूवी बनाई है, जिसकी कास्टिंग में आपको बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। एना डी अरमास, आई होप आई हैव योर अटेंशन नाउ, वेनेसा कर्बी, सिडनी स्वीनी, बस इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये ईडन सच में कोई बगीचा है तो इसके आम, संतरे, तरबूज, अंगूर, मटर के दाने, सब कुछ मैं खाना चाहूंगा। फिर इसके बाद हमको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, उसके बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है, जिस पे एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमको सेब्रा दिखाई गई थी, ऐसा बोला जा रहा है कि उसको सेब्रा नहीं बोला जाएगा मूवी में, बिकॉज ऑफ दी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग। तो इसको फिर ये लोग ब्लैक विडो कह के बुलाएंगे, तो फिर उसको हम सेब्रा समझे ही क्यों, ये तो ब्लैक विडो हो गई। कॉमिक बुक का तो कोई एसेट होगा नहीं,
एसिड तो होंगे लेकिन कॉमिक बुक वाले नहीं, वो म्यूटेंट थी कॉमिक बुक में। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉमिक बुक में वो म्यूटेंट थी और इसमें वो नहीं होगी, तो फिर इसको हम ब्लैक विडो ही समझे, सेब्रा समझे ही क्यों? टॉपिक से भटका देते हो। लेकिन साथ ही साथ हमको ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी पता चल चुका है, जो कुछ इस प्रकार है कि सैम विल्सन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रॉस से मिलता है और उसके कुछ ही समय बाद एक कुछ हादसा हो जाता है। इसी वजह से सैम अपने आप को एक बहुत ही बड़े ग्लोबल हादसे के बीच में पाता है। अब सैम के ऊपर इस पूरे ग्लोबल प्लॉट को अनकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा और एक समय के बाद पूरी दुनिया सिर्फ लाल देखेगी। मंजुलिका की बात हो रही है क्या? बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर इस पूरे प्लॉट को देखा और समझा जाए तो इससे यही समझ में आ रहा है कि वो रेड हल्क वाली चीज को लोग काफी सीरियसली लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आई थिंक क्रिएशन है जो सैमुअल स्टर्न्स और जो हम वो मिस्टर ब्लू देखते आ रहे थे लीडर का, और वही मास्टरमाइंड है इस पूरे ग्लोबल कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के पीछे। जो यूएस और जापान का लफड़ा होगा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को वो क्रिएट करवा रहा है, ऐसा लग रहा है इस पूरी समरी को सुनकर। एंड ये सैम विल्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पूरे प्लॉट को अनकवर करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेड हल्क को हराएगा कौन? प्लीज सैम विल्सन मत बोलना। लेकिन वही निकोलस भाई परेशान है। निकोलस केज, जिनको स्पाइडरमैन के रोल में कास्ट कर लिया गया, इन केस यू गाइस डोंट नो, रोस्टवर्स देखा करो। रोस्टवर्स के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि स्पाइडरमैन नोआर करके एक सीरीज बनाई जा रही है प्राइम वीडियो पे, तो उसमें निकोलस केज स्पाइडरमैन नोआर का रोल प्ले करेंगे। ये कहानी होगी 1930s के न्यूयॉर्क की, जहां पर एक एजिंग और अपनी फूटी किस्मत को लिए हुए निकोलस केज का स्पाइडरमैन नोआर एक इन्वेस्टिगेटर का रोल प्ले करेगा, जो अपनी पास्ट लाइफ के साथ तो जूझ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसका एक सबसे बड़ा कर्स ये भी है कि वो इस पूरी दुनिया का अकेला सुपर ही। अब इसके अंदर इन्होंने ब्रैंडन ग्लीसन को भी कास्ट कर लिया, जो इस सीरीज के विलन का रोल प्ले करेंगे। विलन कौन होगा ये हमको अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट निकोलस केज के कई सारे इंटरव्यूज निकल के आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको सबसे बड़ा डर तो ये लगता है कि उनका एआई स्कैन ना बना दिया जाए। वो कहते हैं कि इस वाली सीरीज स्पाइडरमैन नोआ के लिए उनके डिजिटल स्कैन्स लिए हैं एंड ही डजंट वांट एनीथिंग टू बी डन विद देम आफ्टर ही डाइज, बट उनको डर है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात बताओ, सिर्फ इसी सीरीज में आपके स्कैन लिए हैं? फ्लैश में कौन सा माल फुकवाया गया था आपको? लेकिन इसके साथ ही साथ उनके हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी लॉन्ग लेग्स के लिए भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उसमें वो एक सीरियल किलर लेडी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उसकी इंस्पिरेशन उन्होंने अपनी माता जी से ली। वो कहते हैं कि उनकी माता श्री जब कोल्ड क्रीम लगाती थी तो उनका चेहरा पूरा सफेद पड़ जाता था और एकदम कोल्ड सा फील होता था, और उसको देखकर उनकी बहुत बुरी तरह से फट जाती थी। काफी रिलेटेबल है निकोलस भाई। मेरी वाली जब मेकअप करती है तो मेरे को भी ऐसा नहीं मजा जोक चप्पल क्यों उठा रही हो? फिर ऐसा सुनने में आया कि डिज्नी हाल ही में एक बहुत ही बड़े हैक अटैक का शिकार हो चुका है और उसके बाद उनका 1 TB डेटा निकाल लिया गया है, जिसमें कई सारे लोगों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ साथ कोड्स, रॉ इमेजेस और अनरिलीज प्रोजेक्ट्स भी हैं। मैं तो बस यही बोलूंगा कि जिस किसी के भी पास हो भाई 8K × 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे प्रो मैक्स जो कुछ भी मिल जाए उसको गूगल ड्राइव की लिंक में सेंड कर देना। लेकिन इसी के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में। तो इस हफ्ते काफी सारी चीजें हुई। डेडपूल वर्सेस वोल्वरीन के इधर उधर प्रीमियर होना शुरू हो चुके हैं, 40 मिनट की इधर उधर दिखा भी दी है, बहुत सारे स्पॉयलर्स भी फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेट पे, लेकिन हम उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां से जो भी चीजें निकल के आती है उनके बारे में। तो सबसे पहले केविन फाइगी जी से पूछा गया कि भाई एक्स-मेन का क्या होने वाला है एमसीयू में, तो उन्होंने कहा कि देखो हम पत्ते बिछा रहे हैं अपने, और वो पत्तों का नाम और कुछ नहीं बल्कि म्यूटेंट जीन है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिस मार्वल में भी देखा था। और आगे जाकर उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके एमसीयू में हर किसी के पास, मतलब कुछ कुछ लोगों के पास म्यूटेंट जीन होगा और वही एक्स-मेन और आगे म्यूटेंट्स वगैरह कहलाएंगे। वो दिन दूर नहीं, सही बात है। मिलते हैं 2040 में। फिर टोबी मास्टर साहब ने ये चीज भी कही कि ह्यू जैकमैन ने इतने सालों तक वोल्वरीन का रोल प्ले किया और एक सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये थी कि उनको वो येलो ब्लैक येलो ब्लू वाला सूट पहनाया ही नहीं गया जो इतना आइकॉनिक है। उनके हिसाब से तो वही बात होगी कि आपने 10 साल तक सुपरमैन की पिक्चरें बनाई और उसको उसका आइकॉनिक सूट ही नहीं बनाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन स्मॉलविल को तमाचा मारने की क्या जरूरत थी? तो जब उनको ये पता चला कि ह्यू जैकमैन रिटर्न कर रहे हैं डेडपूल एंड वोल्वरीन के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो अंडरलिंग्स हैं उनको सिर्फ यही चीज कही कि हम लोगों को वही वाला सूट पहनाना है। समझ गए ना कौन सा? फिर उन्होंने कहा कि पेगिंग के बारे में उनको पता था, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके साथ वो काम करते थे उनको नहीं पता था। आपको तो पता ही हो, लेकिन फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया लोगों को कि एक्चुअली में पेगिंग होता क्या है। तो मतलब डेडपूल का वो डायलॉग एकदम एक्यूरेट था कि पेगिंग इज नॉट न्यू फॉर मी बट इट इज न्यू फॉर डिज्नी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। तुमको तो पता ही होगा, गूगल मत करना। तो ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें जो मैंने आप लोग को बता दी, लेकिन एक चीज और भी बता देता हूं, अगर पापा से पिटना नहीं चाहते तो उसका एक ही सोल्यूशन है, सब्सक्राइब।